क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम ये नहीं जानते और कब तक जान पाएंगे यह भी नहीं जानते। लेकिन विज्ञान के पास इसका एक उत्साहजनक प्रारंभिक उत्तर है कि हमारी आकाशगंगा में बहुत से सौरमंडल हैं और उन सौरमंडल में कुछों पर ग्रह भी होंगे और संभव है कुछ ग्रह पर जीवन भी होगा और कुछ तो हमसे भी विकसित होंगे और शायद हम उनको और वो हमें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। आज मनुष्य हमारी पृथ्वी से बाहर रहने के साधन ढूंढ रहा है। मनुष्य यह चाहता है कि जब भी कोई ऐसी आपदा या प्रलय आए तब मनुष्य ऐसी स्थिति में भी सरवाइव कर जाए और इसी प्रयास में मनुष्य आने वाले 10 साल में मून और मार्स पर बेस बनाने की सोच रहा है। पर क्या आप ये जानते हैं कि मनुष्य यही प्रयास हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी कर रहा है? मनुष्य द्वारा छोड़े गए कल्पना से भी परे देखने वाले टेलीस्कोप्स ब्रह्मांड में अब तक अनगिनत एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुके हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक हम 5187 कन्फर्म एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं, जिसमें 1801 नेपच्यून जैसे, 1605 गैस जायंट जैसे, 1586 सुपर अर्थ जैसे और 190 टेरेस्ट्रियल जैसे और 5 अननोन टाइप जैसे एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं। इसलिए मैं आपका दोस्त और होस्ट दीप आज आपको ये बताऊंगा उन 5 तरीकों के बारे में जिनसे हम कोई एक्सोप्लैनेट की खोज करते हैं। और अगर आपको हमारे सोलर सिस्टम और उसकी बाउंड्री के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारी 2 वीडियो की सीरीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो हमारे ब्रह्मांड की विकसित आँखों वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने टेलीस्कोप का पूरा इतिहास बताया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ डीप स्पेस रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन देन मेक श्योर टू स्मैश द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन so that you will never miss the deep space related video information of universe. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने दोस्तों को यह बताना चाहता हूँ कि एक्सोप्लैनेट क्या होता है। तो जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जितने भी प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे स्टार सूर्य की तरह अपने स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो हम उन प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। मतलब आसान भाषा में समझाएं तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स। और अगर आपको विष्णु भगवान के 10 अवतार में से एक वराह अवतार के बारे में साइंटिफिक फैक्ट जानना है तो वीडियो में आगे बने रहें। So let's begin with the first method, radial velocity. रेडियल वेलोसिटी मेथड को समझने के लिए आपको बचपन में खेले हुए खेल को याद करना होगा, जिसमें हम एक तरह से राउंड टग ऑफ वॉर करते हैं बिटवीन 2 पर्सन, जिसमें 2 लोग एक दूसरे का हाथ खींचते हुए घूमते हैं। पर रेडियल वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता। वहाँ एक तरफ बहुत बड़ा स्टार होता है और दूसरी ओर छोटा प्लैनेट होता है। प्लैनेट छोटा तो होता है पर वह भी अपने स्टार को थोड़ा ही सही पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसके कारण दोनों में एक वॉबल इफेक्ट पैदा होता है, जिसके कारण दोनों अपने बैरी सेंटर के अराउंड घूमते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बैरी सेंटर एक ऐसा डायनेमिक सेंटर पॉइंट होता है जिसके अराउंड सभी हेवनली बॉडीज एग्जैक्ट सेंटर मानते हुए घूमते हैं। आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि एक छोटा प्लैनेट भी अपने स्टार को छोटा ही सही पर थोड़ा वॉबल यानी इधर उधर कर पा रहा है,
और इसी कारण से दोनों एक ही बैरीसेंटर के अराउंड घूमते नजर आ रहे हैं। अब आगे के मैकेनिज्म को समझने के लिए मुझे आपको ड्रॉपलर इफेक्ट को समझाना होगा। मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है और एक कोई स्पेस ऑब्जेक्ट है। अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा तो वहां से आने वाली लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाएगी, और दूसरी तरफ सोर्स अगर ऑब्जर्वर के पास आ रहा होगा तो वहां से आने वाली लाइट की वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। और इसी चीज़ को स्पेक्ट्रम लाइट में देखने पर लाइट की वेवलेंथ बढ़ता या घटता हुआ दिखेगा। और हम ये जानते हैं कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम। और इन लाइट को जब हम शिफ्ट करते हुए देखते हैं तो उसी शिफ्टिंग प्रोसेस को हम ड्रॉपलर इफेक्ट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब कोई गैलेक्सी या स्टार हमें रेड कलर का दिखता है तो ड्रॉपलर इफेक्ट के कारण हम यह बोल सकते हैं कि वह हमसे लगातार दूर जा रहा है, और नीला दिखे तो वह पास आ रहा है। तो रेडियल वेलोसिटी फिनोमेना में अर्थ से देखने पर एक्सोप्लैनेट का पेरेंट स्टार अपनी स्पीड में वेरिएशन करता है, और ड्रॉपलर इफेक्ट के कारण स्पेक्ट्रल लाइंस में डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। जब वह स्टार ऑब्जर्वर के करीब आता है तो वेव्स पास आने से सिकुड़ जाती हैं और उसका रंग नीला दिखाई देता है, और जब स्टार ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो वेवलेंथ खिंच जाती है और फैल जाती है, और स्पेक्ट्रम में वह अधिक लाल रंग की दिखाई देती है। और इसी डॉपलर शिफ्ट के कारण ही हम उस स्टार और उस एक्सोप्लैनेट के मास का भी अनुमान लगा लेते हैं। नासा के अनुसार इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक हम रेडियल वेलोसिटी मेथड को यूज करते हुए 1120 प्लैनेट की खोज कर चुके हैं, और दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर इस रेडियल वेलोसिटी मेथड को यूज करने के लिए मेनली हवाई के केक टेलीस्कोप और चिली के ला सिला ऑब्जर्वेटरी को यूज करते हैं। सेकंड, ट्रांजिट मेथड। अगर आपने कभी सोलर एक्लिप्स एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखा है तो आपको यह ट्रांजिट मेथड समझ आ जाएगा। जब कोई प्लैनेट या हेवनली बॉडी ऑर्बिट करते हुए ऑब्जर्वर और स्टार के बीच में से पास होता है तो वह थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपने स्टार की लाइट को ब्लॉक करता है, और थोड़े समय के लिए ही सही पर स्टार की लाइट डिम हो जाती है। और ग्राफ में देखने पर लाइट कर्व दिखता है। क्यों नहीं समझ में आया? चलिए डिटेल में देखते हैं। इस ट्रांजिट फिनोमेना में हम एक प्लैनेट की साइज और लेंथ के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे अगर प्लैनेट बड़ा हुआ तो अपने स्टार की ज़्यादा लाइट को ब्लॉक करेगा, और हमें लाइट वर्सेस टाइम ग्राफ में ज़्यादा गहरा और लंबा कर्व देखने को मिलेगा। और जो ग्रह ज़्यादा दूर होगा वह अपने तारे की परिक्रमा करने में अधिक समय लेगा, तो ग्राफ में छोटा कर्व देखने को मिलेगा। और इस ट्रांजिट मेथड को यूज़ करके हम ग्रह और उसकी अप्रॉक्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार और उसकी साइज का भी अनुमान लगा सकते हैं। और कभी कभार जब हम ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम को ट्रांजिट मेथड से देखते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं, तो देखने पर उस प्लैनेटरी सिस्टम का लाइट वर्सेस टाइम ग्राफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर्व बनते हैं। अभी तक हमसे मिली जानकारी से आप लोगों को यह लग रहा होगा कि यह ट्रांजिट मेथड खाली प्लैनेट फाइंड करने के लिए ही होता है, तो अब आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि यह ट्रांजिट मेथड एक प्लैनेट की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में भी जानकारी दे सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है
तो उसके स्टार की लाइट उस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से पास होती है। तब साइंटिस्ट उस एक्सोप्लैनेट पर पड़ने वाली लाइट के ऑर्डर से उसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में वैल्यूएबल क्लू निकाल पाते हैं। आप लोग सब यह जानते ही होंगे कि नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाता आ रहा है और साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को ज़्यादा चौंकाता आ रहा है। पर यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ट्रांजिट मेथड में भी बहुत ही रोचक तत्व सामने लेकर आ रहा है, क्योंकि अभी तक हबल और स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से हम वाटर वेपर्स, सोडियम और पोटेशियम की प्रेजेंस का ही अनुमान लगा पाते थे, पर यह डेटा लाइफ के एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं करता। हमने पिछले एपिसोड में वास्प 39b प्लैनेट के बारे में बताया था, जब इस प्लैनेट ने 10 जुलाई 2022 को वास्प 39 स्टार को ट्रांजिट किया। तब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ कैमरा ने चौंकाने वाला खुलासा किया और साइंटिस्टों को इसमें एक अलग वेवलेंथ की लाइट ग्राफ दिखाई दी। इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं एक छोटे से पहाड़ को आप लोगों को एक छोटी सी एक वेव फ्लक्चुएट करती हुई दिख रही होगी। सेंटर में 4.1 से 4.6 माइक्रोन के बीच में एक छोटा सा पोर्शन है और यह हमारे सौरमंडल के बाहर पहली बार किसी ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का क्लियर एविडेंस है। एंड नॉट ओनली दिस, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर we have detected the compound like sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, and even the elements like potassium, sodium, etc. And one very essential exciting element, we have also detected H2O in the planet atmosphere, which gives an excitement to the scientist. इस डेटा को एनालाइज करे साइंटिस्ट जाफर रुस्तम कुलोव, जो मेंबर हैं JWST ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट कम्युनिटी अर्ली रिलीज के। उनका मानना है कि यह खोज साइंस की दुनिया में लाइफ एग्जिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम बाकी के 3 मेथड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब बारी है अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानने की। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आप सबने विष्णु भगवान के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में तो सुना ही होगा। एक समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को सागर में डुबो दिया था और फिर वराह देव ने अपने दंत पर उठाकर पृथ्वी को पुनः अपनी कक्षा में स्थापित किया था। तो विष्णु पुराण के अनुसार उस सागर को हम गर्भोदक सागर के नाम से जानते हैं, पर इसको सब एक काल्पनिक कथा मानने लगे हैं, क्योंकि लोग यह मान रहे हैं कि सागर यानी ओशन तो पृथ्वी पर है, तो उस समय पृथ्वी को सागर में कैसे डुबोया होगा। चलो वो सागर के बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पर एक बार इस वराह अवतार की तस्वीर को तो देख लो, जो यह साफ साफ बता रही है कि पृथ्वी का आकार गोल है और हम उसे चपटी यानी फ्लैट मान रहे हैं। और फिर बाद में यूरोप के एक साइंटिस्ट पाइथागोरस ने 530 BC में हमें पहली बार बताया और फिर तब से हमने मानना प्रारंभ किया। चलिए अब फिर से सागर पे आते हैं। तो 10 अवतार श्रोतम के तीसरे श्लोक में गर्भोदक सागर के बारे में वर्णन लिखा है। वसति दशनन चिक्रे धरणी तब लग्ना, शशिनी कलंकलेव निमग्ना, केशव भृत शुक्र रूप, जय 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 जगदीश हरे। अर्थात हे केशव, हे जगत के पालनहार, जिन्होंने वराह रूप धारण किया है, आपकी जय हो। पृथ्वी जो ब्रह्मांड के तल पर
गर्भोदक महासागर में विलीन हो गई थी। चंद्रमा पर एक धब्बे की तरह आपके दांत की नोक पर स्थित रहती है। आप लोगों ने गौर तो कर ही लिया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। ओके, नाउ आई विल टेल यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे ही पानी के भंडार रूपी ओशियन की खोज की है जहाँ पर हमारी पृथ्वी जैसे लाखों पृथ्वी को डुबोया जा सकता है। इस गैलेक्सी का नाम है SPT031158, जो हमसे 12.88 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस गैलेक्सी को चिली के अटकामा डेजर्ट में स्थित अटकामा लार्ज मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप से खोजा गया है और इसे ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग टेक्निक से ढूंढा गया था, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यह ब्रह्मांड में ढूंढा गया अब तक का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पानी का भंडार है। उस गैलेक्सी की लाइट को हम तक पहुंचने के लिए 12.88 बिलियन लाइट ईयर्स का समय लगा है। और हम यह जानते हैं कि बिग बैंग तकरीबन 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले हुआ था। तो अनुमानित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यह गैलेक्सी बिग बैंग के महज 780 मिलियन ईयर्स के बाद ही बन गई थी। अरे, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह गैलेक्सी ही गर्भोदक सागर है। उसे ढूंढने का काम तो साइंटिस्टों का है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे सागर मौजूद हैं जिसमें पृथ्वी को डुबोया जा सकता है और इतिहास में बहुत सी बातें सच हुई हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं हमारे अनोखे ब्रह्मांड और एक्सोप्लैनेट के ढूंढने के तरीक़ों के बारे में? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे अमेजिंग फैक्ट्स की कोशिश अच्छी लगी है तो हमें लाइक से मोटिवेट करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको यूनिवर्स को हमारी नज़र से समझना चाहते हैं तो डीप इनटू द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।